नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जयघोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सुस्मित हूं आपके साथ और समय है कार्यक्रम काव्य धारा का। जी हां, इस कार्यक्रम में हम आपका परिचय कराते हैं एक साहित्यकार से, एक कवि से, एक कलमकार से। तो आज भी हम आपके बीच में लेकर आए हैं एक उभरते हुए कलमकार, एक कवि, और इनका नाम आपको बताते हैं। कुलदीप शुक्ला इनका नाम है। गोंडा की धरती से ये ताल्लुक रखते हैं। तो इनसे कुछ बातें करें उससे पहले इनका बहुत बहुत, कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जयघोष में। आपका भी बहुत बहुत आभार सर, और आपकी पूरी टीम को जयघोष के बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। जी मित्रों, हमारे बीच में कुलदीप जी बैठे हैं और हम इनके बारे में जानें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनसे पूछें कि आपकी जो ये काव्य यात्रा है, जो साहित्य यात्रा है, ये कैसे शुरू हुई, कैसे आपके जीवन में साहित्य आया। मैं इसके बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं जब पढ़ाई करता था सर 9th और 10th में, तो जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे विद्यालय में आयोजित होते थे तो उसमें पार्टिसिपेट करना रहता था, चाहे वो भाषण प्रतियोगिता हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे बोलना हो वहाँ। तो कभी फर्स्ट आते थे, कभी सेकंड आते थे, ऐसे मतलब सिलसिला चलता रहा। वाह। धीरे धीरे वहाँ पे 2 सर थे हिंदी के, एक अवधराज वर्मा जो अपना थोड़ा बहुत लिखते भी थे, अच्छा। और उमानाथ त्रिपाठी सर एक थे, हिंदी के वो प्रवक्ता थे हम लोगों के यहाँ। तो उन्होंने हम लोगों को ये तो पढ़ाते ही थे, साथ साथ वो पढ़ने के लिए बहुत वो करते थे कि अलग से कुछ पढ़िए आप। उसी से 9th और 10th में ही उन्होंने कि किस भी आप साइंस से पढ़ो, आर्ट से, इससे नहीं मतलब, लेकिन कोई साहित्य की किताब पढ़ते रहिए खाली समय पर। अच्छा, अरे वाह। वहाँ से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। ऐसे हम कभी भी मतलब खाली समय रहता था तो कोई नॉवल पढ़ते थे या किसी के लेख आता था या ऐसे, वहीं से अपना चलता गया। और ये लेखन का सिलसिला चालू हुआ जब मैं 12th में था। तो मैंने अपने कुछ वैसे मुक्तक, तुकांत ऐसे मैंने लिखा और उसी से वहीं से सिलसिला चालू हुआ मेरा। क्या बात है। तो ये शुरुआत आपकी इसमें आपका आना हुआ, आप इस तरह से रचना धर्मिता से जुड़े। क्या घर में कुछ ऐसा माहौल था जिसकी वजह से आपको इसमें कुछ बल मिला हो? नहीं, घर में मेरे कोई ना कवि थे, ना मेरे पिताजी, ना मेरे चाचा या बाबा, कोई ऐसा साहित्यकार नहीं था। लेकिन हाँ, हमारे नाना जी वो भी साहित्यकार नहीं थे, ना कोई कवि। लेकिन मैं ज़्यादातर समय अपनी पढ़ाई किया अपने नाना जी के वहाँ से रहकर पढ़ा। ननिहाल में रहकर के आपकी मतलब पढ़ाई गांव हुई? में ही ननिहाल ही था। लेकिन ज़्यादातर समय वहाँ देता था। तो उनके यहाँ थोड़ा माहौल अच्छा था, क्योंकि वो जब भी अपना कोई पूजा पाठ करते थे या अपना वो संध्या वंदन करते थे, वो गा के पढ़ते, अपना भजन वजन किया करते थे। और रामचरितमानस की भी चौपाइयाँ या जो भी कुछ हों वो कंठस्थ रही होंगी। और उनको विष्णु सहस्त्र नाम मतलब पूरा रटा हुआ था हमारे नाना जी को, आज भी रटा हुआ। तो उन लोगों से बहुत मुझे प्रेरणा मिलती थी और उनको मैं सुनता था हमेशा। तो वहीं से, और वो सपोर्ट भी करते थे। हम लोग भी जो भी गाते, पढ़ते, सुनते थे, वो हम लोगों को सपोर्ट करते थे। क्या बात है। वैसा कोई साहित्यकार बैकग्राउंड नहीं था घर का, लेकिन तो यानी आप अपने तरह से, ये आपकी अपने खुद की कोशिश है और आपकी अपनी खुद से की इच्छा है कि आप आगे बढ़ें इस क्षेत्र में। हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। हम आपकी इन बातों में आगे बढ़ें। हम चाहते हैं यहाँ पर क्यों ना आपकी कुछ रचनाओं से भी परिचित हों, तो कुछ आप हमारे साथियों को सुनाएं। रचना तो सुनाना ही है, लेकिन पहले जिसकी कृपा से ये मिला हुआ माँ बागेश्वरी के, वाह, तो वहीं से उन्हीं के चरणों में एक छंद प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है, स्वागत। कि बेर बेर टेर करी सांझ से सबेर करी, हंस चढ़ी रस ना पे आओ हंस वाहिनी। वाह वाह। और रस छंद अलंकार विधा के सभी प्रकार, शास्त्र अनुसार समझाओ हंस वाहिनी। क्या बात। और सत्य दिखलाने वाला दर्पण बना दे मातु, सत्य दिखलाने वाला दर्पण बना दे मातु, जनहित काव्य लिखवाओ हंस वाहिनी। और देवी कुल दीप को चरण में शरण देके, सत्य ज्ञान दीप का जगाओ हंस वाहिनी। और एक छंद माँ से क्या कामना है इस राष्ट्र के लिए, माँ से प्रार्थना करता हूँ कि राष्ट्रभक्त सिंधु माँ नहाई सब देशवासी, ऐसी हर एक भावना उर में उतार दे। क्या बात। राष्ट्रभक्त सिंधु माँ नहाई सब देशवासी, ऐसी भावना हर एक उर माँ उतार दे। और विश्व गुरु विश्व बंधु भारत के द्वारा फिर, विश्व शांति एकता का विश्व माँ पसार दे। और फिर एक भागीरथी के स्वरूप हो प्रगट, पूरे देश माँ विकास गंग माँ उतार दे। और किसी महामारी की
लहर कोई आए नहीं, काल से भी समस्त विश्व को उबार दे। वाह ये माँ वाह, से कामना है। क्या बात है। और आप जो आपकी कामना है निश्चित रूप से विश्व कल्याण की है, जन कल्याण की है, लोगों के कल्याण की है। तो ये जो भावना है ये एक कवि करता है लोगों के लिए, और निश्चित रूप से आपके मन में ये कवि का जो एक प्रादुर्भाव ये हो चुका है, आप उसका उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। जी। आपने जिस तरह से बताया कि आपकी ये यात्रा शुरू हुई, आपने जिस तरह से देखा, तो इसमें जब आप आगे बढ़े तो आपको क्या लगा कि आपको कैसे बढ़ना चाहिए इसमें आगे, उसके लिए क्या करें, कैसे अपने आप को और बेहतर बनाएं, इसके मैं लिए आपने क्या किया? मैं जब इंटर पास किया, उसके बाद में मैं बहराइच पढ़ने गया। हम्म तो वहाँ पे मैं लिखता पढ़ता तो था ही, हम्म लेकिन कोई मतलब किसी से तब तक किसी से कोई बड़े परिचय नहीं साहित्यकार रहा से होगा। परिचय नहीं था। उसके बाद में मैं वहाँ गया तो वहाँ पे समाचार माध्यमों से या उससे जो दैनिक जागरण, उसमें था कि आज अन्य गोष्ठी है वहाँ पे, एक सेनानी भवन वहाँ होगा करती थी अच्छा बहराइच में। अच्छा। तो मैं सोचा लाओ वहाँ चले जाएं, एक श्रोता के रूप में ही गया था, इसे वहाँ बैठा सुना उना। उसके बाद में एक आध लोगों से मिला, एक थे अशोक पांडे गुलशन वहाँ के, राघवेंद्र त्रिपाठी बहराइच के, और जो साहित्य भूषण पाए हैं राम कुमार मिश्र सैलानी, उन लोगों से मैंने मिला और अपनी कुछ लिखा था उसको अपनी जो दिखाया, रचनाएं रही होंगी उनको दिखाया होगा। उनको दिखाया। तो उन लोगों ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा मुझे वहाँ से बोले कि अभी दूसरे उसमें आओ तो हम आपका सुनेंगे। अच्छा। तो मैंने गया वहाँ, तो उन लोगों को मैंने प्रस्तुति दी। हाँ। फिर उन लोगों ने कुछ उसमें त्रुटियाँ जो हुई उसके मापदंड थोड़ा बताए। यूं से अपनी यात्रा वृतांत शुरू हुई। उसके बाद में धीरे धीरे एक अशोक टाटम्बरी, जी 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 बिल्कुल, अयोध्या के श्रद्धेय गुरुदेव हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, वो एक बहुत बिल्कुल। बड़े कवि हैं, उनसे मेरा सानिध्य हुआ। फिर उन्होंने मेरा प्रथम जो काव्य पाठ का मंच था वो अयोध्या में हनुमानगढ़ी एक है वहाँ नाका बिल्कुल। हनुमानगढ़ी पे, उन्होंने वहाँ 2017 में मुझे वहाँ पे वो लेकर परिचय गए कराया थे। आपका। हाँ, एक कवि के रूप में वाह। वहाँ से मंच। तो ऐसे आपकी मतलब एक बढ़ोतरी हुई जी। कविताओं के क्षेत्र में। आपने इतना जो एक संघर्ष करके अपनी एक जगह बनाई या बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, उसमें आपने लोगों से सीखा, समझा, जाना। ऐसे में आपको क्या लगा कि किसी गुरु का होना इस क्षेत्र में कितना ज़रूरी है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या लगा आपको? नहीं, गुरु तो होना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं रहता है कि बिना गुरु के कुछ हो भी नहीं सकता है, ऐसा हम मानते हैं। गुरु तो लिखा भी है कि गुरु के बिना इस कल्याण ही नहीं होता। वो तो आध्यात्मिक ले लो या वो भी, लेकिन हाँ गुरु होते हैं तो वो आपका उत्साह भी वर्धन करते हैं, आपका मार्गदर्शन भी करते हैं। हो सकता है कि कुछ हमसे गलती हो तो वो एक गुरु ही बता सकता है आपको। बिल्कुल। तो गुरु, हमें लगता है कि गुरु होना जरूरी है। गुरु होना जरूरी है। एक साहित्यकार को भी एक गुरु अपना बनाना चाहिए। और वैसे आप किसी से भी ज्ञान अर्जित कर लो, आपको कोई मार्गदर्शन कर ले, लेकिन जीवन में गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। क्या बात है। तो गुरु की बात चली है, फिलहाल हम इस बातों में, इन बातों में और आगे बढ़ेंगे, कुछ और आपसे जानेंगे। हम चाहते हैं क्यों ना कुछ और आप सुनाएं हमें। अभी आपने गुरु की बात की तो गुरु का स्थान तो अपना ही है, कहीं माता का भी स्थान। माता भी तो माता तो हमारी प्रथम गुरु है। वो तो प्रथम गुरु है, वही माता। और हम सबकी माताओं के चरणों में एक छंद प्रस्तुत करते हैं कि माँ अगर नहीं है किसी की, या माँ का लालित्य जीवन बहुत बड़ा होता है, प्यार वात्सल की, और संघर्ष भी उनका बहुत बड़ा है अपने पुत्रों के प्रति, अपने उनका हर एक जिस प्रकार से उनका चरित्र हो, एक पति पत्नी के रूप में, बिल्कुल माँ के रूप में तमाम भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। तो माँ के ऊपर एक छंद स्वागत स्वागत कि जन्म देती, पालती, दुलारती, संवारती है, माँ की महिमा का कोई पार नहीं पाता है। अब खुद रहे गीले में सुलाती हमें सूखे में, जो जननी व सुत का बड़ा अटूट नाता है। क्या बात। अब भूखे पेट रहे के खिलाती निजी बालक को, स्नेह का असीम पारावार लहराता है। अब काल से भी दो दो हाथ करती है कुलदीप, काल से भी दो दो हाथ करती है कुलदीप, पुत्र हो भले कुपुत्र, माता ना कुमाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। पुत्र हो भले कुपुत, माता ना कुमाता है। बड़ी सुंदर बात आपने कही माता के लिए। तो मित्रों, ये ऐसे छंद और तमाम इस तरह की रचनाओं के साथ ये अपनी बात रखते हैं कुलदीप जी। कुलदीप शुक्ला इनका नाम है, गोंडा की धरती से ये हमारे बीच में पधारे हुए हैं। इनकी रचनाओं से भी हम परिचित हो रहे हैं, इनकी बातों से भी परिचित हो रहे हैं। कुलदीप जी, आपने छंद सुनाए अभी तक हमें, तो आपको क्या छंदों में ही लिखना पसंद है या फिर कुछ और विधाएं भी? आप मुक्तक भी लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ, लेकिन छंद
ज्यादा मन के प्रिय हैं, बहुत मन के नजदीक ज्यादा हैं। और किसी कवि ने कहा है और लोगों से बात भी करते हैं कि अगर जो छंद लिख लेता है वो हर विधा मतलब हर जो कविताओं के और जो भी गीत हैं, विधा मुक्तक, गजल, वो लिख सकता है, क्योंकि छंद का जो अपना यत गत लय उसमें सबका प्रवाह होना वो बहुत बड़ी चीज उसमें होती है। तो छंदों का वाचन भी उस तरह होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि एक कठिन रहता है, लोग बताते हैं कवि लोग साहित्यकार, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि हम लोग तो कठिन है तो क्या उसकी साधना करेंगे। और माँ की कुछ कृपा भी है कि हम लोगों के पास कोई वाद्य यंत्र नहीं रहता है। हाँ, सिर्फ अपनी वाणी रहती है, अपनी वाणी ही रहती है। और हम अपनी वाणी से वो ब्रह्म ज्ञान समझ लो, ब्रह्म शब्द होता है वो कवियों की वाणी जो होता है। पूरी रात या 2-5 घंटे 7 घंटे आप तो देखते होंगे कब सम्मेलनों में, बिल्कुल कोई वाद्य नहीं था ना कोई ऐसा, लेकिन अपने ब्रह्म जो शब्द रहता है उससे लोग सुनते हैं और बंधे रहते हैं, उसमें इतना लालित रहता है उसमें हर प्रकार के रसों का। बिल्कुल। तो यही सब हम लोगों का। आपने बताया छंदों के बारे में, अपनी पसंद के बारे में। ऐसे में आपसे एक बात और मुझे लगती है कि क्या कहते हैं, आपके हिसाब से जो कविताएं हैं, जो आप लेखन कर रहे हैं, जो आप रचनाएं रच रहे हैं, उनमें जो ये हमारा व्याकरण है, जो हमारे छंद हैं, जो हमारे गीत हैं, उनके लिए जो निर्धारित की गई हैं चीज़ें, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब उनसे थोड़ा सा इतर स्थितियां हैं। अब नई कविताएं भी लिखी जा रही हैं, लोग मुक्त होकर के अपने भाव रखते हैं। तो आपको ऐसे में क्या लगता है, क्या होना चाहिए? वो जो एक निश्चित किया गया जो व्याकरण है वो होना चाहिए, या ऐसे भी हम अपने मन के भाव जो हैं उनको भी कविताओं में ढाल सकते हैं? नहीं, जैसे ये जो छंद मुक्त कविता लिखने का प्रारंभ चालू हुआ, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने छायावादी स्तंभों में एक माने जाते हैं। जी जी, 7 पंथ निराला जी, उन्होंने जूही की कली, बिल्कुल, वहीं से वो छंद मुक्त कविता लिखने का प्रारंभ हुआ। लेकिन अपनी आप अभिव्यक्ति अगर आप वैसे भी देना चाहते हैं तो एक कविता के माध्यम से दे सकते हो, अलग छंद मुक्त का। लेकिन जो कविता का मापदंड होना चाहिए लोगों में, जो एक सुनने के बाद एक थोड़ा उसके आकर्षण पैदा करती है, वो जब तक व्याकरणिक नहीं होता है उसमें मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं, मजा नहीं आता है। वैसे कविताएं तो बहुत आजकल लिखी जा रही हैं छंद मुक्तों में, जैसे आप बताएं, वो भी अच्छी, ऐसी नहीं है कि वो नहीं अच्छी हैं। बहुत लोग लिखते, बहुत अच्छे बड़े बड़े साहित्यकार भी लिख रहे हैं आजकल अपनी। लेकिन जहाँ तक है कि व्याकरणिक हो तो हमारे हिसाब से थोड़ा, मतलब अगर मैं खाली आपकी बात करूं तो आपके हिसाब से आप जो भी रचनाएं करेंगे वो सब जो एक निश्चित व्याकरण है उसका, उसी में आप बंद करके चलेंगे। हम तो अभी तक जितना भी लिखे हैं, आगे कोशिश भी करता हूँ कि थोड़ा वो व्याकरणिक रहे, विशुद्ध साहित्य जो है। ऐसा नहीं कि वो भी अपना, वो भी जो भी वो देना चाहते हैं विचार, अपना विचार जो रखना चाहते हैं उस माध्यम से अगर कर रहे हैं तो कोई वो आपत्ति नहीं है मुझे उस पर। हम भी मतलब, लेकिन एक अपना व्याकरणिक होना जरूरी है अपने। बिल्कुल। और हिंदी का व्याकरण तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल, हिंदी तो अपने आप में बहुत समृद्ध भाषा है और उसका साहित्य बहुत विशाल है। उसका हिंदी पर एक मुक्तक याद आ गया। अरे वाह, स्वागत है। हमारी मातृभाषा भाव का भंडार है हिंदी, वाह, धड़कते 2 दिलों के बीच का मधुरिम प्यार है हिंदी। क्या बात है, वाह। और जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, हाँ। यही है खासियत इसकी, और व्याकरण की दृष्टि से विश्व में दमदार है हिंदी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बड़ी सुंदर बात कही आपने हिंदी के लिए, बड़ा अच्छा लगा। निश्चित रूप से हमारी हिंदी का कलेवर ऐसा है कि उसको मान ये मिलना ही चाहिए। आपने अभी जिक्र किया था निराला जी का, तो एक मन में यहाँ पर बात आती है कि जो भी हम किसी भी विधा में बढ़ रहे हों, अब जैसे हम इस वक्त हम साहित्य से जुड़ी बात कर रहे हैं जी। तो ऐसे में आप किनको पढ़ना पसंद करते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए? उसमें कैसे आगे और जैसे हम आपको बताएं, हम तो अभी तक ज़्यादातर तो अभी भी पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस। अच्छा। जो बहुत पहले 15वीं-16वीं सदी की है, उस समय की है, लेकिन ये कालजयी रचना है, महाकाव्य है। इसमें तो हम कुछ टीका टिप्पणी भी इस पे नहीं कर सकते हैं। इतना ज्ञान अर्जन हो जाए तब हम कर भी सकते हैं कुछ उस पे, लेकिन उसमें कोई ऐसा हमें लगता है कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए, नहीं कोई इसमें एक एक शब्द या कोई एक एक चौपाई दोहे में। तो मैं तो सबसे ज़्यादा श्री रामचरितमानस पढ़ता हूँ, और उसके बाद में इधर जो कवि हैं उसमें मैं बच्चन जी को भी पढ़ता हूँ। अरे वाह, उनकी भी जो कृतियां हैं। जी 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 जी। और
ये प्रसाद पंते इन लोगों को तो पढ़ता हूँ, हम्म। लेकिन जो और इधर अपने इस समय नए के जो नए एक दौर के जो लोग हैं। उसमें गोपाल दास नीरज को भी पढ़ता हूँ, उनकी भी कृतियाँ पढ़ी हूँ। वाह। और वो क्या कहते हैं, कुंवर बेचैन जी, उनकी भी बहुत बढ़िया गीतकार रहे। बहुत बड़े गीतकार, बढ़िया जी। गीतकार, इन लोगों को पढ़ता हूँ। हम्म। और मैं रामचरितमानस में हमें लगता है सब कुछ समाहित वो है, सब कुछ समाहित है, सर्वोपरि आपके लिए वो है। उसमें जो भी समन्वय भावना एक कह लीजिए, उसमें हाँ, जो हाँ। भी इस प्रकार से रामचरितमानस तो हमारे लिए तो बहुत क्या बात एक सागर ही है। है, वाह। तो चलिए इस सागर से हम एक मोती निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच में कुलदीप मित्रों बैठे हुए हैं, कुलदीप शुक्ला जी हमारे बीच में। कुलदीप से हम आग्रह करते हैं कि एक और अपनी रचना हमारे साथियों तक पहुंचाएं, कुछ और एक नया कलेवर, कुछ एक नया रंग हमारे साथियों तक दिखाएं कविताओं के माध्यम से। श्रृंगार के कुछ छंद वाह आपके, वाह, स्वागत है। कि एक नायिका हम्म। अपनी जो विरह स्थिति में प्रेम करती है, हमें लगता है संयोग और वियोग दो पक्ष होते हैं प्रेम के, लेकिन जो वियोग पक्ष होता है वो बहुत ही भारी माना जाता है, वो ज्यादा प्रभावी होता है। और वियोग पक्ष चाहे राधा का कृष्ण के प्रति ले लीजिए, चाहे राम जी का सीता के प्रति, वो वियोग पक्ष जितना मतलब प्रभावी होता है, उसका ही मैं एक छंद प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत कुछ प्रतीकों के माध्यम से कि अंग अंग में उमंग, रग रग में तरंग, रोम रोम में अनंग, जंग सी मचाए रे। और ग्रीष्म के ताप से सुखात जात गात तात, विरहा की अगिन हृदय को जलाए रे। और प्यास की जो चाह में यथा जल रास तज, मन का पपीहा स्वाति बूंद को बुलाए रे। और पीऊ पीऊ रटते वो प्राण त्याग दे, परंतु अन्य किसी जल में वो चोंच ना डुबाए रे। वाह, क्या बात, क्या बात है। हम चाहेंगे यहाँ पर आपका कुछ गीत, अगर आपने कुछ लिखा हो गीतों की भाषा में, तो वो भी कुछ छोटे से उसमें सुना दें, क्योंकि समय बहुत तेजी से आगे भाग रहा है और समय हमारे पास कम है। गीत है, आपको सुना रहा हूँ। जी जरूर। गीत का मुखड़ा है कि सच बतलावो क्या तुम मेरा साथ निभाओगे, सच बतलावो क्या तुम मेरा साथ निभाओगे, अथवा बीच भंवर में हमसे हाथ छुड़ाओगे। और गीत का अंतरा है कि ये दुनिया बहुरंगी है, तुम रंग न बदलोगे, बेढंगी चालों से अपना चाल न बदलोगे, हमें प्यार से क्या तुम मंजिल तक पहुंचाओगे, सच बतलाओ क्या तुम अपना साथ निभाओगे। और गीत का दूसरा बंद स्वागत कि दुनिया का दस्तूर यही है आना ओ जाना, ये सराय है यहाँ किसी का नियमित नहीं ठिकाना, क्या जीवन भर सांसों का संगीत बजाओगे, सच बतलाओ क्या तुम मेरा साथ निभाओगे। और गीत का तीसरा बंद कि डोरी है विश्वास प्रेम की, इसे नहीं तोड़ो, जीवन पथ जन्म जन्म का बंधन है, ये कभी न छोड़ो, जीवन पथ पर कांटों में भी फूल खिलाओगे, सच बतलाओ क्या तुम मेरा साथ निभाओगे। और गीत का अंतिम बंद स्वागत कि अमर प्रेम से इस जीवन को स्वर्ग बनाना है, अमर प्रेम से इस जीवन को स्वर्ग बनाना है, हमें अंधेरे से प्रकाश में कदम बढ़ाना है, और प्रेम पुंज के लिए कभी कुलदीप जलाओगे, सच बतलाओ क्या तुम मेरा साथ निभाओगे, अथवा बीच भंवर में हमसे हाथ छुड़ाओगे। वाह,
सच बतलाओ, क्या तुम मेरा साथ निभाओगे? कुलदीप की ये इच्छा है। मुझे लगता है हमारे साथी जो भी आपको सुन रहे हैं निश्चित रूप से हमारा साथ ऐसे ही निभाते रहेंगे। अब चूंकि समय बिल्कुल समाप्ति की ओर है, तो हम आपसे ये चाहेंगे कि आप एक युवा हैं और रचनाओं के क्षेत्र में आप लगातार बढ़ रहे हैं, अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं। आप इसमें और आगे तक जाना चाहते हैं, बहुत दूर तक आपकी ये यात्रा आगे जाए, हमारी ये शुभकामनाएं। लेकिन ऐसे में जो युवा साथी हैं उनके लिए आप अपने अनुभवों से क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या बताना चाहेंगे? युवा तो हमारे देश के पावर होते हैं। बिना युवा के एक विकसित विकासशील देश की कल्पना नहीं की जा सकती। और हमारे यहाँ तो युवाओं में बहुत बड़ी शक्ति है, बस उसको सही दिशा और दशा देने की जरूरत है। युवाओं के संबंध में एक मुक्तक पढ़ दे रहा हूँ कि हर शब्द माँ भारती का छंद हो जाए, हर शब्द माँ भारती का छंद हो जाए, हर देशद्रोही से हमारा द्वंद हो जाए, और गर विश्व गुरु का वैभव, गर विश्व गुरु का वैभव पाना है तो हमें भारत का हर युवा विवेकानंद हो जाए। क्या बात, भारत का हर युवा मित्रों, इन्होंने अपनी इन पंक्तियों में सारी बात कह दी। जो इनके मन में एक भावना थी, वो पूरी भावना समेट के इन्होंने इस छंद में अपनी बात कह दी। बहुत सुंदर आपने बात कही कुलदीप। निश्चित रूप से आपकी इन रचनाओं से और आपकी बातों से बड़ा अच्छा लगा ये सब जानकर। आप हमारे बीच आए, बहुत आनंद आया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, इसी के साथ मुझे यानी सुस्मित को लेनी होगी अनुमति। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसे ही साहित्यकार के साथ। तो आप जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए हमें, और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जय घोष। नमस्कार। जय घोष।